ये दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में महदूद रहती है और आउट ऑफ द करिकुलम टेक्स्ट बुक से बाहर निकलेगा। ये दुनिया उसकी है। ये जितनी महारतें हैं जो आपके प्रोफेशन से और आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है, अगर वो आपको नहीं आती हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क। ये जो आपकी बिहेवियर है ये हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपको इग्नोर ना करें, लेकिन हमने अपने लिए स्पेस क्रिएट करके अपने आप को रेलिवेंट करना, हमने अपनी अहमियत बतानी होती है कि अगर आप मुझे नजरअंदाज करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। एक आप बहुत काबिल हैं लेकिन आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में अच्छे नहीं, तो हमें आपकी काबिलियत नहीं चाहिए। एक थ्योरी है कि रेलेवेंट और इररेलेवेंट, या तो आप अहम हैं या आप गैर अहम हैं, या आप किसी की ज़रूरत है या आप किसी की ज़रूरत नहीं है, या कोई आपका साथ चाहता है या कोई आपका साथ नहीं चाहता है। ठीक है, ये जो दुनिया है ये, इसमें जो भी रिलेशंस होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स की शक्ल में हो, बच्चों की शक्ल में हो, उस्ताद और शागिर्द की शक्ल में हो, बॉस और मुलाजिम की शक्ल में हो, आपके दोस्तों की शक्ल में हो, आपकी फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में हो, इसमें एक बड़ा मेजर जो पार्ट होता है अपनी मॉरल वैल्यूज़ के अलावा वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। एक दूसरे के इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने का नाम होता है। अगर आप मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे तो आप मेरे लिए रेलिवेंट हैं, और अगर आपके रिलेशनशिप के साथ मेरे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे तो आप मेरे लिए गैर अहम हैं। आपकी शक्ल कितनी अच्छी है, आपके नंबर्स कितने अच्छे हैं, आपके पास डिग्री कितनी अच्छी है, आपके पास धन दौलत कितनी अच्छी है, ये एक अलग बहस है। पहला सवाल निकल के आता है कि आप मेरे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह। इसकी बुनियाद पे हम डिटरमिन करते हैं कि किसको साथ लेकर चलना है और किसको साथ लेकर नहीं चलना, किसको साथी बनाना है और किसको अवॉइड करना है या नज़रअंदाज करना है या उसके करीब भी नहीं जाना। अब सवाल ये है कि रेलिवेंट होने में चार चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक, आपका इंफॉर्मेशन और नॉलेज का होना। जो जितना शानदार इल्म रखता है, नॉलेज रखता है, मालूमात रखता है, वो उतना ही ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। जैसे हम अपनी क्लास में उन बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनसे पूछते हैं जिनके बारे में हमें यकीन होता है कि इसको पता होता है। ठीक है, इसका नॉलेज बेहतर है, इसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, इसीलिए हम उनसे बार बार पूछते हैं कि ये आप हमें बताएं। तो वो हमारे लिए जो क्लास के लायक बच्चे होते हैं या दफ्तर में काम करने वाले ऐसे मुलाजिम जो ज़्यादा बेहतर मालूमात और इल्म रखते हैं, या अपने घर में ऐसा भाई या बहन जो ज़्यादा मालूमात रखता है, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, वो हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। तो पहला कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या है? इंफॉर्मेशन और नॉलेज। यानी इंफॉर्मेशन का पैकेज और नॉलेज का जो पैकेज है वो आपकी अहमियत को बढ़ाएगा या वो आपकी अहमियत को कम करेगा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज की दस्तरस ना हो। अच्छा, अब इसकी कोई मंजिल तो है नहीं, इंफॉर्मेशन की भी और नॉलेज की भी कोई मंजिल नहीं है। जितना मर्जी जाके नॉलेज ले लें, जितनी मर्जी मालूमात इकट्ठी कर लें, एक होती है अपने टेक्स्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी आपकी किताब के मुताबिक जो आप पढ़ते हैं। एक होती है ज़िंदगी के बारे में, यानी उससे बाहर निकल की जो दुनिया है उसके बारे में। गज़ा में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे किस तरह के मसाइल हैं, हमें किस तरह की चीज़ों को देखना है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या दुनिया की मईशत चल रही है, क्या दुनिया की सियासत चल रही है, क्या दुनिया की समाजियात चल रही है। ये ऐसे ही है जैसे हम अपने आप को मेंटेन करने के लिए दुनिया के फैशंस को देखते हैं ना, कि कौन से फैशंस हैं, कौन से ट्रेंड्स हैं। इसी तरह से आपकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो पर्सनल हैं और चाहे वो आपके प्रोफेशनल हैं, चाहे वो आपके एजुकेशनल हैं, चाहे वो आपके फैमिली हैं, आप दुनिया के ट्रेंड्स को देखते हैं कि दुनिया के ट्रेंड्स क्या हैं। जो एजुकेशन में हासिल कर रहा हूँ इसका ट्रेंड क्या है, आज नहीं 10 साल बाद क्या होगा। ठीक है, मैं तो भी 4-5 साल लगेंगे ना मुझे बाहर निकलने में, तो 10 साल बाद क्या होगा। तो अपने नॉलेज को अपडेट करना,
अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट रखना, और वो तमाम ज़राए जहाँ से इंफॉर्मेशन और नॉलेज आती है, जो अखबारात की शक्ल में है, जो टीवी की शक्ल में है, जो अब गूगल सर्चिंग के कॉन्टेक्स्ट में है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में है, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की शक्ल में है, वो आपके पास होनी चाहिए। और जो जितना ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके बाहर निकलेगा और आउट ऑफ द करिकुलम टेक्स्ट बुक से बाहर निकलेगा, ये दुनिया उसकी है। ये दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में महदूद रहते हैं। टेक्स्ट बुक आपके नंबर्स अच्छे ला सकती है, आपको अच्छे नंबर दे सकती है, आपकी डिवीजन को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन वो दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, उससे आपको डिस्कनेक्ट ही रखती है। तो जब हम आपको प्रेफर करते हैं किसी काम के लिए, तो हमें टेक्स्ट बुक्स नहीं चाहिए, हमें उससे रिलेटेड नंबर्स नहीं चाहिए। हमने आपसे मोहम्मद बिन कासिम का कोई फार्मूला नहीं याद करवाना, ना हमने कोई आपसे स्टोरी उस तरह की लेनी है जो आपने किताबों में पढ़ी है। हमारे तो बिजनेस इंटरेस्ट हैं जिसके अंदर हमने आपको इस्तेमाल करना है, हमारे सोशल इंटरेस्ट हैं, हमारे एजुकेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारे ट्रेड से रिलेटेड इंटरेस्ट हैं, हमारे फैमिली पर्सनल इंटरेस्ट हैं, हमने उसके अंदर आपको यूज़ करना होता है। तो उसमें आप उसी वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनेंगे जब आपके पास वो नॉलेज होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कहानियों की किताबें पढ़ें, अखबारात को पढ़ें, ड्रामा देखें, शायरी सुनें, फिल्में देखें, बाहर दोस्तों से गपशप करें, गॉसिपिंग करें, डिबेट्स हो रही है उनको देखने की कोशिश करें, टॉक शोज़ को देखें, ताकि आपका नॉलेज बढ़े। तो पहला जो सीढ़ी है अपने आप को रेलिवेंट करने की, वो आपका इंफॉर्मेशन और नॉलेज का पैकेज है, और इसकी कोई हद नहीं है। मैंने आपको कहा है जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप अपडेट हो जाएंगे। और हमारे पास जो ज़हीन बच्चे होते हैं वो सिर्फ निसाबी किताबों के ज़हीन होते हैं, या फिर वो निसाबी किताबों से हट के भी ज़हीन होते हैं। और हमने देखा है कि एवरेज लोग जो हैं, एवरेज लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग वो होते हैं जो किताबों तक फोकस करते हैं अपनी निसाबी किताबों में, और जो एवरेज होते हैं, जो आवारागर्दी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं। उनका एक्सपोजर, उनको बाहर की बातें बहुत ज़्यादा पता होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा मैटर कर जाते हैं। तो पहला मैंने आपको कहा कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। तीसरा आपकी स्किल्स का ताल्लुक है कि आपकी स्किल्स क्या है, आपको कितनी महारतें आती हैं। लिखना आता है, बोलना आता है, चलना आता है, गूगल सर्चिंग करनी आती है, ट्रांसलेशन करनी आती है अंग्रेज़ी से उर्दू, उर्दू से अंग्रेज़ी, कंप्यूटर चलाना आता है, सर्च करके चीज़ों को तहकीक करके इन्वेस्टिगेट करना आता है, कंप्यूटर के ऊपर पूरी दस्तरस है, कैमरा चलाना आता है, मशीन चलानी आती है, गाड़ी चलानी आती है। अब आप एक समझिए कि मैकेनिकल कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो यू आर डिपेंडेंट ऑन ड्राइवर। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो यू आर डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर ऑपरेटर। जो चीज़ आपको नहीं आती उसमें आप डिपेंडेंट हैं, फिर आप डिपेंडेंट हैं। तो जब आप मेरे पास डिपेंडेंट होके आएंगे तो हमें तो डिपेंडेंट लोग नहीं चाहिए, हमें तो इंडिपेंडेंट लोग चाहिए जो खुद से अपने काम करने की सलाहियत रखते हो। और हर जॉब की, हर तालीम की, हर काम की अपनी अपनी सलाहियतें हैं। ये 5-6 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, 5-6 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ये 5-6 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसी महारतें सीखनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आपका जीपी बहुत शानदार हो और आपको बात करने के लिए स्टेज पे बुलाया जाए तो आपसे बात ना हो सके। ये नहीं हो सकता कि आपको कहा जाए कि आपने माशाल्लाह 96% नंबर लिए हैं, ये ज़रा खड़े होकर यहाँ 10 मिनट की एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपके हाथ पैर फूल जाए। ये नहीं हो सकता कि आप हर वक्त क्रिटिसिज्म के अंदर उलझ के रह जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपसे कहा जाए कि एक सफ़ा अंग्रेज़ी का और उर्दू का लिख दें तो आपसे लिखा ना जाए। ये नहीं हो सकता कि आपसे कहा जाए कि आप जाके इसे गूगल से जाके चीज़ों को सर्च करके लाएं, आप कहें मुझे नहीं आती। आपसे कहा जाए कि ज़रा ये मोबाइल से तस्वीर बना दें तो आप कहें जी मुझे तो बनानी नहीं आती, इसको सेव कर लें, इसको ये फला कर। यानी जितनी महारतें हैं जो आपके प्रोफेशन से और आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, अगर वो आपको नहीं आती हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, महारतों को सीखने का कोई मसला नहीं है, जितनी मेहनत करेंगे, जितना सीखने की कोशिश करेंगे, सीख जाएंगे। खाना पकाना नहीं आता, 10 दफ़ा खाना पकाएंगे, 11वीं दफ़ा आप सही पका लेंगे। गाड़ी चलाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, आगे जाके गाड़ी भी चल जाएगी, ठीक है ना। आगे आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता वो भी चलाना आ जाएगा। ट्रांसलेशन नहीं करनी आती, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ जाएंगी। अब तो ट्रांसलेशन भी आपको पता है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें आप वो डाल दें सारी चीज़ें तो उसका उर्दू तर्जुमा आ जाता है,
ठीक है, तो ये कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन ये सलाहियतें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये आपके रेलिवेंट होने में एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो सलाहियतें बदलती भी रहती हैं। आज से 10 साल पहले की जो सलाहियतें थी वो और थी, आज की और है। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगी। हमारा जब दौर था, हमारे पास तो ये कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, टाइपराइटर होता था। ठीक है ना, हम तो हाथ से लिखने वाले लोग थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि गूगल वगैरह जो है, सर्चिंग वगैरह जो है, वो मैपिंग एक्सरसाइज जो है, वो जो मैप डालते हैं, सब चीज़ें आप ट्रेस आउट कर सकते हैं, आप कहाँ हैं, किधर नहीं है, कैसे आपको वर्कआउट करना है, किधर जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं, कितनी देर में ट्रेन लेट आ रही है, कितनी देर में ट्रेन पहुंच जाएगी। सब चीज़ आप गूगल से सर्च करके देख लेते हैं कि इस वक्त वो कहाँ खड़ा है। तो ये जिसको ये आती हैं, अब तो देखिए ना, ऑनलाइन का ज़माना है। सारा लाइफ जो स्टाइल जो है वो हमारा ऑनलाइन हो गया है। एडमिशन फॉर्म से लेकर जॉब्स तक, प्लेसमेंट तक, फला जगह तक, हर जगह पे आपको फॉर्म अपलोड करना है, उसी में जाके चीज़ों को डालना है। तो अगर वो टेक्निकलिटीज़ आपको नहीं आती तो फिर आपको परेशानी तो होगी। फिर आप जब डिपेंडेंट होंगे तो फिर हम आपको क्यों रखेंगे? हमें तो इंडिपेंडेंट लोग चाहिए। हम तो नहीं उंगली पकड़ के आपको सिखा सकते कि जब आपकी पोजीशन ए ग्रेड से होकर आप आए हैं और आपको चीज़ें नहीं आती तो हमारे पास तो टाइम नहीं है कि हम आपको ए से लेके बी तक, ए से बी से दोबारा से पढ़ाना शुरू करें। हमने ये दफ्तर इसलिए नहीं खोला हुआ कि हम आपको पढ़ाने के लिए बुलाया हुआ है। हम तो आपसे काम करवाना चाहते हैं, और काम भी वो जिसमें मेरी आउटपुट यानी मेरे इदारे को कोई उसका फ़ायदा हो रहा हो, आप हमारे लिए वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो तीसरी एक इन्फॉर्मेशन का मैंने आपको कहा, फिर नॉलेज का कहा, फिर स्किल का कहा। ठीक है, चौथा आपका एटीट्यूड और बिहेवियर। चौथा पांचवा एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड वो होता है कि वक्ती तौर पे आपका एक रिफ्लेक्शन हो गया, आप अच्छे हैं लेकिन आपसे कोई बुरी चीज़ हो गई, हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको गुस्सा आया, आपने रिएक्ट कर दिया, गाली निकाल दी, ऊंचा बोल दिया, बुरा कह दिया किसी के बारे में। ये आपका एटीट्यूड है। ये 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आपको रियलाइजेशन होगी, यू कैन विजिट, आप वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, और आप सॉरी भी कर सकते हैं। एटीट्यूड्स तो ये है, आपने कोई चीज़ देखा, हादसा बुरा हुआ है, आप घर से निकले, आप लड़ने के लिए नहीं निकले, लेकिन रास्ते में कोई ऐसी चीज़ होगी जिसने आपको ब्लॉस्ट कर दी तो आप लड़ पड़े। आपने तो कहा था यार मैं तो घर से तो अच्छा भला निकला था, ये कहाँ लड़ाई होगी, क्यों लड़ पड़े, क्यों उलझ पड़े। ठीक है, तो एटीट्यूड्स जो हैं वो भी बड़े मैटर करते हैं। बिहेवियर वो होते हैं जो मुस्तकिल मिजाज आपके अंदर आदतें पाई जाती हैं, बुरी आदतें जिनको कहते हैं ना, या अच्छी आदतें जो मुस्तकिल आपकी शख्सियत का खाका है। हम कहते हैं ये डेडिकेटेड बंदा बहुत है, ये ऑनेस्ट है, ये बहुत ही करप्ट है, ये बहुत झूठा है, ये बहुत जिसे कहते हैं कामचोर है, हाँ, ये बहुत लेजी है, ये बहुत चुगलखोर है। अब ये हमने खिताब देने शुरू कर दिए। ये वो आपकी बिहेवियर है जो आपकी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी पर्सनैलिटी सामने आती है तो हमारे सामने फौरी तौर पर मुख्तलिफ नाम, पॉजिटिव या नेगेटिव, रिफ्लेक्ट होने चाहिए। वो उनको ज़रा दूर करना मुश्किल हो जाता है। जो मुस्तकिल चले आ रही चीज़ें होती हैं ना, उनको दूर करना मुश्किल होता है। जो एटीट्यूडनल इशूज़ हैं उनको ज़रा जल्दी रिविज़िट किया जा सकता है। आपको रियलाइजेशन हो जाएगी, आपको गलत लगेगा, फिर आप रिविज़िट कर लें। अच्छा, अब हमारे सामने 2 ऑप्शंस हैं। एक, आप बहुत काबिल हैं लेकिन आपके एटीट्यूड और बिहेवियर जो है अच्छे नहीं है, तो हमें आपकी काबिलियत नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन आप एवरेज हैं लेकिन आपके एटीट्यूड एंड बिहेवियर बहुत अच्छे हैं, तो आप हमारे लिए काबिल कबूल हैं। हम कहेंगे काबिलियत को कोई मसला नहीं, हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, सीख जाएगी, थोड़ा अरसे के बाद टाइम लगेगा, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, पंक्चुअल है, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, रिस्पेक्ट करता है या करती है, हाँ, काम के अंदर दिल लगाती है, शौक लगाता है, सीखने का शौक़ है उसको। हाँ, ये जो आपकी बिहेवियर है ये हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपको इग्नोर ना करें, हम आपको पास ऑन ना करें। ठीक है, तो आपको अपने एटीट्यूड्स को और बिहेवियर को ऐसे बनाना है कि आप लोगों के लिए कंफर्ट्स पैदा हो। आपकी शक्ल देख के मुझे डर ना लगे, आपको देख के मैं रास्ता ना बदलने की कोशिश करूं, आपसे मैं गुरेज ना करूं, कनी ना कतराऊं, मैं कहूँगा नहीं यार इससे तो बातचीत ही नहीं हो सकती। ठीक है,
क्योंकि आप मेरे लिए कंफर्ट पैदा नहीं करते बल्कि मुझे आके इरिटेट करते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा डाउन हूँ तो आप और डबल डाउन कर देते हैं। अगर मैं खुश हूँ तो आप मुझे डाउन कर देते हैं। ठीक है ना? तो वो आपके एटीट्यूड एंड बिहेवियर की वॉर है। हम सपोर्टिव कम होते हैं, क्रिटिसिज्म में बहुत आगे चले जाते हैं। मुझे आपसे मदद चाहिए और आप उल्टा मुझ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझसे गलती हो गई है और आप मुझे अब ज़रा थोड़ी सी थपकी देने की बजाय उल्टा मुझे बता रहे हैं कि तुम कमबख्त जो है ना गलत हो। तो मैं तो आपके पास हौसले के लिए आया था, आपने मुझे और नीचे गिरा दिया, डिमोरलाइज कर दिया। तो ये आपके एटीट्यूड एंड बिहेवियर है। आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी ड्रेसिंग क्या है, आप खाते क्या है, पीते क्या हैं, बैठते कहाँ हैं, कौन से दोस्त हैं आपके, क्या शौक़ हैं आपके, ठीक है ना, किस तरह की चीज़ें देखते हैं, फिल्में किस तरह की देखते हैं। हम आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कि हमारे शौक़ है, और हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, सारे दोस्त अहबाब जहाँ बैठते हैं बताते हैं कि हम क्या करते हैं, उसी से अंदाज़ा हो जाता है। फिर हम आपके फेसबुक पेजेस को देख लेते हैं आजकल, उससे भी हमें रिफ्लेक्शन हो जाती है कि आपकी एटीट्यूड एंड बिहेवियर क्या है। आप किस किस्म की चीज़ों को वहाँ लाइक करते हैं, किस किस्म की चीज़ों को लगाते हैं, पोस्टों को क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं वहाँ पर। उससे से आपके कैरेक्टर्स को भी रिविजिट किया जा सकता है, आपके एटीट्यूड को देखा जा सकता है, आपके बिहेवियर को देखा जा सकता है। ठीक है ना? तो ये अब आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर हो गया। अब आप देखिए, हमने इन्फॉर्मेशन से शुरू किया, नॉलेज पर आए, स्किल के ऊपर आए, एटीट्यूड पे आए, बिहेवियर पे आए, और अब ट्रांसफॉर्मेशन है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि हमने अपने आप को रेलिवेंट करना है, अपने फैमिली के लिए भी। अब फैमिली के लिए रेलिवेंट तब होंगे जब आप कुछ परफॉर्म करके दिखा रहे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, नंबर्स अच्छे ले रहे होंगे, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़ होंगी, फैमिली आपको बड़ा अप्रिशिएट करती होगी, आप फैमिली में बड़े सपोर्टिव होंगे, हाँ, काम भी करते हैं, घर के सारे काम, ठीक है, माँ बाप का भी बड़ा एहतराम करते हैं। तो अब आप फैमिली के लिए भी रेलिवेंट हो गए, अपने काम से भी, अपने इल्म से भी, अपनी डिग्री से भी। तो लोग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके परफॉर्म करने के लिए आपको स्पेस देंगे। बाप उसी पे इन्वेस्टमेंट करता है ना जिसको नज़र आ रहा होता है, माँ उसी पे इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ से वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अगर उसको नज़र ही ना आ रही हो माँ को या बाप को, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो कहते हैं निकम्मा है, पीछे रह गया है, छोड़ो, इसने तो पढ़ना ही नहीं है, इसने तो काम ही नहीं करना, निकट्ठू है, बस निकालते नहीं है, बैठा देते हैं घर के अंदर। तो आप घर के अंदर इररेलेवेंट हो जाते हैं। आप झगड़ालू बहुत हैं, बहन भाइयों से बहुत लड़ते हैं, माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो आप इररेलेवेंट हो गए। इसी तरीके से आप दोस्तों के साथ, इसी तरीके से उस्तादों के साथ, उस्ताद किस बच्चे को रिस्पेक्ट देता है। अब हमें बड़ा गिला है कि जी उस्ताद जो है वो मखसूस बच्चों को और बच्चियों को लिफ्ट कराता है। बिल्कुल कराएगा, इंसानी फितरत है, उसको जहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा वो उसी को लिफ्ट कराएगा। वो कोई खुदा नहीं है, कोई मसीहा नहीं है, वो एक इंसान के तौर पर एक उस्ताद को देखें। मुझे वही बच्चे अच्छे लग रहे हैं जो बच्चे मेरी बातों को सुन रहे हैं और मेरी बातों पे जवाब दे रहे हैं। जो नहीं सुन रहे, मुझे उनको जगाना चाहिए। अगर वो नहीं जागना चाहते तो मैं कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा उनके ऊपर, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरे पास ये टाइम नहीं है 45 मिनट की क्लास के अंदर कि मैं एक एक बच्चे को 50 लोगों को जाके उनके साथ होमवर्क करूँगा। ये टीचर्स इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, उसके अंदर सब सोया हुआ बच्चा भी जाग जाता है, और जागता हुआ जो है वो सो जाएगा अगर उसको टीचर्स ने इन्वायरमेंट क्रिएट ना किया हो। ठीक है ना? तो ये भी हमें बड़ा प्रॉब्लम है कि जी रेलिवेंट टीचर कौन है। हमारे पास अगर 10 टीचर हैं, हम 10 टीचरों से पढ़ते हैं, हम 2-3 टीचरों को बहुत पसंद करते हैं, 7 को नहीं पसंद करते। उसके लिए उसका पढ़ाने का अंदाज, उसका आपके साथ आई कांटेक्ट, उसका आपका पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है ना, आप कितनी रिस्पेक्ट उसको दे रहे हैं, वो कितनी रिस्पेक्ट आपको दे रहा है, यही चीज़ें उसको रेलिवेंट कर देती हैं। हम उन उस्तादों को क्यों याद रखते हैं जो पुराने उस्ताद होते हैं, लेकिन सबको याद तो नहीं करते, उन लोगों को याद करते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में इम्पैक्ट छोड़ते हैं, इसलिए कि वो रेलिवेंट होते हैं। ठीक है ना? और उस्ताद भी उन तालिब इल्मों को याद रखता है जो उसकी ज़िंदगी में रेलिवेंट होते हैं। कहीं मिल जाता है तो कहता है अच्छा तुम्हारा नाम शौकत है ना, हाँ मुझे याद आ गया, ये मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट था। ठीक है, तो वो भी रेलिवेंट हो जाता है। इसी तरीके से दोस्त अहबाब, मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है? रेलिवेंट और नॉन रेलिवेंट के दरमियान सारी लड़ाई है। अगर बीवी को ये एहसास हो कि ये खावंद मेरी केयरिंग करता है, और खावंद को ये पता हो कि मेरी बीवी जो है वो मेरी बड़ी केयरिंग करती है, तो रेलिवेंट हो गए। अगर इग्नोरेंस का इशू है तो फिर वो रिश्ता ख़राब हो जाता है।
चाहे आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो, निकाहनामा हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद रिश्ते नहीं रहते कायम। रिश्तों की बुनियाद कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, वो तो बिहेवियर है, रिलेशनशिप्स का है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक कागज़ है, वो कब आपने दोबारा उठा के देखा है? असल चीज़ तो वो आपका रोज़मर्रा का एटीट्यूड है, बच्चों का, बीवी का, माँ का, बेटियों का, बहनों का, बाप का, भाइयों का, खावंद का, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए उसमें आप कितना अपने आप को रेलिवेंट करेंगे कि आपको कोई इग्नोर ना कर सके। आप घर क्यों भागते हैं? अगर घर में कोई चीज़ कैच करवाती है ना तो आपको भागना पड़ता है। अगर घर बोरियत का एहसास हो रहा हो तो फिर आप बाहर रहते हैं, जाऊंगा रात को सो जाऊंगा। कोई चीज़ है मकनातीस जो आपको घर की तरफ लेके जाता है। वो बच्चे हो सकते हैं, वो माँ हो सकती है, वो बहन भाई हो सकते हैं, वो बीवी हो सकती है, रिश्तेदार हो सकते हैं। हम बहुत से रिश्तेदारों से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? खाना पूरी के लिए नहीं मिलते। बाज़ औक़ात हमें बड़ा शौक़ होता है कि हम मिल के आए हैं हमारे मामू से, अपनी खाला से, फलां से, रेलिवेंट होते हैं हमारी लाइफ में, इसलिए हम उनको इग्नोर नहीं करते, उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। अगर वो इररेलेवेंट हो जाए, चाहे उस रिश्ते का नाम कुछ भी हो, तो वो गैर है। हम ऐसे कई दोस्तों को जानते हैं जो अपने माँ बाप से मिले हुए सालों लगा देते हैं, इसलिए उनसे पूछे, वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, उनका अच्छा रिलेशनशिप ही नहीं है, वो नहीं मिलते। वो अपनी माँ के मुकाबले में खाला से ज़्यादा मिलते हैं, उनको लगता है खाला ने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है हमारी लाइफ में, चाचा ने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, फलां कज़न ने बहुत इम्पैक्ट डाला है, भाई ने नहीं डाला, बहन ने नहीं डाला। तो जो भी रेलिवेंट होगा ना आपकी लाइफ में, जिसने आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया होगा, मॉरली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, इमोशनली, कहीं ना कहीं उसकी जो सपोर्ट है ना, वो आपको रेलिवेंट कर देगी। हम कहेंगे यार इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, हाँ मैं इससे मिलता हूँ तो बहुत खुशी होती है। दोस्तों के हजूम में नासिर मेरे अंदर का शख्स तन्हा है, यानी बाज़ औक़ात आप हजूम में होते हैं लेकिन आप तन्हा होते हैं, आपको अकेलेपन का एहसास होता है। और जब आप किसी से मिलते हैं, बाज़ औक़ात मिलकर बड़ी खुशी होती है, आप मुर्दा जिस्म के अंदर जान डाल देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसी मुलाकातें होती हैं जो जिंदा जिस्म के अंदर मुर्दापन पैदा कर देती हैं। वो नॉन रेलिवेंट था, मुझे क्यों मिला है? मैं तो उससे मिलना नहीं चाहता था, इससे मेरी बड़ी तल्ख यादें वाबस्ता हैं। तो ये हमने अपने आप को कैसे रेलिवेंट करना है? हम लोगों का कंफर्ट्स बनेंगे ना, हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे ना, हम लोगों की मदद करेंगे ना। और मदद सिर्फ पैसे की नहीं होती, बाज़ औक़ात मुझे सिर्फ थपकी चाहिए आपकी, मैं एक शाबाश आपसे मांगना चाहता हूं, ठीक है ना। एक फिल्म है थपकी, यानी एक थपकी चाहिए। वो कहता है मैं सुबह से शाम तक बाहर निकलता हूं, मुझे कोई थपकी देने वाला नहीं होता, अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता, लेकिन 10 लोग मेरा हाथ रोकने वाला होते हैं जो ये कहते हैं कि तुमसे गलत हुआ है। कोई ये नहीं कहता कि यार वेल डन, यार तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। हमें रियलाइजेशन नहीं होती, ना हम माँ के काम को रियलाइज करते हैं, ना बाप के काम को रियलाइज करते हैं, ना खावंद के काम को रियलाइज करते हैं, ना बीवी के काम को रियलाइज करते हैं, ना बच्चों के कामों को रियलाइज करते हैं। हालांकि सब अपनी अपनी जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सबके कामों की वैल्यू है। अगर एक औरत घर में परफॉर्म ना करे तो घर का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर एक बाप परफॉर्म ना करे बाहर के सिस्टम में, तो वो कमा के पैसे कहां से लेके आएगा जिसके तहत सिस्टम चलाना है? और अगर बच्चे परफॉर्म ना करें तो वो माँ बाप जिनके फ्यूचर्स जुड़े हुए हैं उन बच्चों के साथ, वो कैसे परफॉर्म करेंगे? तो हर एक ने अपनी अपनी जगह पे अपने आप को परफॉर्म करके रेलिवेंट करना है, ताकि हम किसी को इग्नोर ना कर सकें, हम किसी को नज़रअंदाज ना कर सकें, हमारे अंदर उन लोगों से मिलने की ख्वाहिश हो, हम कहें कि यार उससे मिलने से हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है, कंफर्ट्स पैदा होते हैं। कितने लोगों की हम मदद करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर एक के तो कपड़े उतारने के लिए तैयार खड़े होते हैं, हर एक की पगड़ी उछालना चाहते हैं, हर एक के ऊपर क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, हर एक के ऊपर तनकीद करना चाहते हैं। जो जैसा है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जैसा है उसके साथ बैठ के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं आपको अपना जैसा बना दूं। वो मुमकिन नहीं है, मैं आपको अपना जैसा नहीं बना सकता और ना आप मेरे जैसे बन सकते हैं, क्योंकि आप एक मुख्तलिफ, मैं एक मुख्तलिफ। कुछ बातें मुश्तरका हो सकती हैं लेकिन उसकी भी क्वालिटी मुख्तलिफ होगी। मसलन आप बहुत हंसी मजाक के शौकीन हैं और मैं भी एक हंसी मजाक का शौकीन हूँ, लेकिन आपकी हंसी मजाक डिफरेंट होगी, मेरी हंसी मजाक डिफरेंट होगी।
आप गुफ्तगू बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी गुफ्तगू में कंटेंट आपका कुछ और है, मेरा कंटेंट कुछ और है, तो चीज़ें एक जैसी नहीं होती। लेकिन हमने अपने लिए स्पेस क्रिएट करके अपने आप को रेलिवेंट करना होता है। हमने अपनी अहमियत बतानी होती है कि अगर आप मुझे नज़रअंदाज करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होगा। यू लॉस्ट, काश मैंने उसको ना इग्नोर किया होता, क्योंकि अब आपको रियलाइज हो रही है कि यार वो रेलिवेंट था। ठीक है, फिर ट्रेन मिस हो जाती है। तो हम कैसे अपने आप को अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी एजुकेशनल लाइफ में, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में इतना रेलिवेंट कर दें कि लोग हमें इग्नोर ना करें अपने काम की बुनियाद पे। काम उसको ही मिलता है जिसको काम आता है, और जिसको नहीं आता वो उसको एक दफ़ा काम मिल जाएगा, दूसरी दफ़ा नहीं मिलेगा। तो इस काम को पॉलिश करना पड़ता है, उसके अंदर स्मार्टनेस पैदा करनी पड़ती है, एफिशिएंसी पैदा करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम उसमें नई लर्निंग करनी पैदा करनी पड़ती है। ठीक है ना, आप नए से नए तरीके सीखते हैं और उसको फिर अडॉप्ट करते हैं अपने ऊपर, फिर उन चीज़ों में लगाते हैं जिससे चीज़ों की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो आप चीज़ों को इंप्रूव करते हैं। ये नहीं है कि कोई टीका है जो हम आज आपको लगा दें तो कल से ये तमाम 5 चीज़ें जो हैं, 6 चीज़ें जो हैं, ये आपको आ जाएंगी। आपको एक प्रोसेस का हिस्सा बनना है। आप अपने आप को खुद जज करें शाम रात को बैठ के, कौन सी ऐसी खामियां हैं जिससे दोस्त मेरे कहते हैं कि ये गलत है और आप ये ना हो आपके अंदर। कौन सी ऐसी अच्छाई है जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे बारे में ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं। तो जो खामियां हैं उनको पॉलिश करें, उनको दुरुस्त करें, उनको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ठीक करने की कोशिश करें ताकि आपकी खामियां कम हो, क्योंकि खामियां पैदा होती रहेंगी टाइम टू टाइम। आज आपने 4 खामियां ठीक की हैं, अगली 4 पैदा हो जाएंगी। आज आपकी 4 खूबियां हैं, कल 4 नई खूबियां पैदा हो जाएंगी। ये सफ़र है, जब तक आप जिंदा हैं ये आपके साथ साथ चलेगा। खूबियों और खामियों का खेल जो होता है, या कामयाबी या नाकामी का जो खेल होता है, या सेहत का और गैर सेहत का होना, सेहतमंदी का होना और सेहत ना होना, जिंदगी और मौत, रिश्ते का होना और या ना होना, ये तो आपकी लाइफ के टिल तक चलता है, आखिरी सांस तक चलता है। आप कहीं इन होते हैं, कहीं आउट हो जाते हैं, कहीं आप आउट होते हैं तो कहीं इन हो जाते हैं, वहां से निकलते हैं तो इधर रास्ता मिल जाता है, इधर से निकलते हैं तो उधर से क्लियर रास्ता तलाश कर लेते हैं। क्योंकि जिसने रास्ता तलाश करना है वो तो तलाश कर लेगा, और रास्ता वही तलाश करेगा जो अपने आप को रेलिवेंट बनाएगा। और जो अपने आप को इररेलिवेंट बना के मातम में चला जाएगा, रोने में चला जाएगा, अपने ऊपर एक उदासी लगा लेगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो इररेलिवेंट हो जाएगा। हम कहेंगे यार ये तो बिल्कुल बेकार हो गया है, उस वाक़े के बाद इस तो तबाह हो गया, इस अब ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जिंदगी आगे बढ़ने के लिए जब तैयार आप होते हैं तो वो फिर नए इम्कानात को पैदा करता है, नए पॉसिबिलिटीज को जनरेट करता है, नई ऑप्शंस क्रिएट करता है, नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, नए रास्ते आपके सामने निकालता है। ठीक है ना, तो आपको पता चलता है। आप देखिए हमारे यहाँ लोग, लड़के ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलों पे निकल के कभी किस गली से, कभी किस गली से, कभी किस गली से कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जब कोई मेन सड़क फंसी हो, निकालेगा वही जिसको पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा वो बेचारा मेन सड़क पे खड़े होकर 2.5 घंटे की लाइन में क्यू में लग के खड़ा होगा। उसको नहीं पता होगा कि क्या करना है, उसने कभी अंदर के रास्ते देखे ही नहीं थे, वो सीधा सीधा सिराते मुस्तकीम पे ही चलता रहा। उसको ये नहीं पता था कि सिराते मुस्तकीम के साथ भी जाते हुए कई हर्डल्स आती हैं जिसमें आपको अपने लिए फिर सिराते मुस्तकीम तलाश करनी होती है। वो प्रोसेस का नाम है, वो स्ट्रगल का नाम है, वो एडवेंचर करने का नाम है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को देखने का नाम है। ठीक है ना, वो आपको करना पड़ेगा। सादा लाइफ कोई नहीं है, ये कोई 2 + 2 4 वाली लाइफ नहीं है जहां आप बैठ के बटन दबाएंगे तो चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। आपको खुद से परफॉर्म करना है, और खुद से परफॉर्म करने जब आप बाहर निकलेंगे तो कुछ लोग आपका हाथ पकड़ेंगे और आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अच्छे लोग, उनकी तलाश करें। वो आपकी फैमिली में भी हैं, वो आपके बहन भाइयों में भी हैं, वो आपके दोस्तों में भी हैं, वो आपके कुलीग्स में भी हैं, वो आपके असातिज़ा में भी हैं, वो आपके बॉसेस में भी हैं, वो आपके कुलीग्स, ऑफिशियल कुलीग्स में भी हैं। वो तलाश करें,
और अब जो लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट हैं वो बदल गए हैं। अब लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट महज यहाँ तक महदूद नहीं रहे कि एक निसाबी किताब और एक उस्ताद चाहिए। अब आप जाइए यूट्यूब पे, लातादाद प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बनता है, उसकी वो प्रेजेंटेशंस हैं, बताते हैं, बोलना सिखाते हैं। एक अच्छा राइटर कैसे बनता है, एक अच्छा रिसर्चर कैसे बनता है, एक अच्छी फलां कैसे चीज़ बनता है। अब आप देखिए 10-10 साल की बच्चियां जो हैं घर में वो यूट्यूब लगा लेती हैं और खाना पका लेती हैं। मेरी भतीजी इसी तरीके से करती है। वो कभी कहती है आज मैं आपको इटालियन फूड खिलाती हूँ, कभी कहती है मैं आपको फ्रेंच खिलाती हूँ, कभी कहती है कुछ लगा लेती है। साथ साथ वो यूट्यूब चलता है, वो कहते हैं 1 चम्मच डालो, वो कहती है आधा चम्मच डालना है, वो कहती है ये डालना है, वो डालना है। एक दफ़ा मिस्टेक होगी, 2 दफ़ा होगी, तीसरी दफ़ा वो बन जाएगा। पहले तो माएँ बताती थी, बच्ची को पूरे दिमाग में अपने ठोकना पड़ता था कि जनाब ये चीज़ें हमने अपने आप पास महफूज करनी है, कोई चीज़ गलत ना हो जाए। अब ये वाला काम नहीं है। अब आप बटन दबाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स हैं, आप लगाना शुरू कर दें। ठीक है ना। आपने कोई चीज़ बनानी है, वो कहेंगे पहले इतना चीज़ डालें, इतनी चीज़ डालें, इतनी चीज़ डालें, इतनी, इसको इतना पकाएं, इसको ये करें, करना शुरू कर दें। तो अब तो दुनिया आसान भी तो हुई है ना टेक्नोलॉजी के आने से। टेक्नोलॉजी जहाँ जहमत होती है वहाँ वो रहमत भी होती है। ठीक है ना। अब ऑनलाइन बुकिंग्स हैं, आप जो मर्ज़ी करवा लें, आप घर बैठे हुए शॉपिंग कर लें, आप घर बैठे हुए खाना मंगा लें, आपको निकलने की ज़रूरत क्या है। अब आपके सामने बाइक ही आके खड़ा हो जाता है, घर के बाहर टैक्सी खड़ी हो जाती है। एक ज़माने में घर से और टैक्सी में फासला जो है वो अच्छा खासा लंबा होता था, पैदल चलना पड़ता था। तो अब तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो टेक्नोलॉजी ने आपके लिए बहुत सी ऑप्शंस क्रिएट किए हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, कि आप उसको लेके आए। अच्छा, ये होता कैसे जब आप एक हेल्दी माइंड के साथ ऑपरेट करते हैं, फ्रेश माइंड के साथ। स्ट्रेस में करेंगे, दुख में करेंगे तो कोई परफॉर्मेंस नतीजा नहीं निकलता। तो फ्रेश माइंड रखें अपने आप को, थकावट से बाहर निकालें, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ वॉक करें, कुछ स्पोर्ट्स करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आपके जिस्म को हिलाना पड़े। ठीक है, उसकी मूवमेंट्स हो, ताकि आपके अंदर का जो लेजीपन है उसको चैलेंज किया जा सके, आपकी बॉडी जो है वो आपका साथ दे सके। अच्छा फूड खाएं, जंक फूड के ऊपर ज़िंदगी मत गुजारें। ये तो जंक फूड जो है दुनिया में जंक फूड होता था, यानी कि फालतू खाना। और आपके घर खाना नहीं पका हुआ, चलें आप सफ़र में हैं तो आप जंक फूड ले लें। यहाँ हमने फैशन बना लिया है। ठीक है ना। हम अच्छी सब्ज़ी, अच्छे दालें, अच्छे गोश्त, अच्छा दूध, अच्छी फल खाने के से महरूम है। एक ही नारा लगता है बच्चों का जी, वो शवारमा, बर्गर, सैंडविचेस, ये बोतलें, इसके अलावा दूसरा नारा कोई नहीं है उनके पास कोई चीज़ खाने के लिए। तो अच्छा फ्रेश माइंड जो है, अच्छी सेहत जो है, वो कैसे आता है। मुझे लोग कहते हैं कि जी हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ यार कॉमेडी शो देखो, कॉमेडी मूवीज़ देखो। इंडिया की इतनी शानदार पंजाबी और उर्दू कॉमेडी मूवीज़ हैं, आप हंस हंस के पागल हो जाते हैं। हंसें ना, हंसने में क्या प्रॉब्लम है। मुस्कुराएं नहीं, हंसें, खिलखिला के हंसें, ताकि आप अपने आप को फ्रेशनेस में लेके आएँ, स्ट्रेस से बाहर निकालें। स्ट्रेस क्या है? कैरियर का स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या है? एग्ज़ाम का स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या है? अपनी सेहत का स्ट्रेस है, अपनी फैमिली का स्ट्रेस है, रिश्तों की महरूमी का, या रिश्तों की बीमारी का, या रिश्तों से जुड़े हुए चीज़ों का स्ट्रेस। ये स्ट्रेस होते हैं ना हमारे पास। इनसे मुकाबला करना सीखें। इनसे हिम्मत नहीं हार जाते आप, कि आप हिम्मत हार के बैठ गए हैं। जाने वाला चला जाएगा, आप उसको नहीं रोक सकते। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लें, जिसने रुक जाना है वो जाएगा बीमारी से। अब आप उसके साथ नहीं जाएंगे, आप उसकी साथ अपनी यादें जोड़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। किसी की जुदाई अगर आपको एक जगह पर जाके खड़ी कर दे तो आप तो जामत हो गए। तो आपने तो आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना था। फैमिली में कोई बदमज़गी हो गई, रिश्ता टूट गया है, तो आगे बढ़ना है, खड़े नहीं हो जाना किसी जगह पर। दुनिया में रिश्ते टूटते हैं, कोई आप निराले हैं जिनके रिश्ते टूटे हैं। आगे बढ़े। हमारे यहाँ क्या, लोग रुक जाते हैं एक जगह पे आके, नाकामी को अपने ऊपर इतनी हावी कर लेते हैं,
मातम को इतना हावी कर लेते हैं, शोक को अपने ऊपर इतना डोमिनेट कर लेते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो फिर आप फ्रेश माइंड नहीं होंगे, फिर आपको कुछ करने का दिल ही नहीं करता, ना इल्म को हासिल करना, ना इन्फॉर्मेशन को लेना, ना एटीट्यूड को ठीक करना, ना बिहेवियर को ठीक करना, ना स्किल को सीखना। छੱਡो यार, ज़िंदगी बेमानी है, छोड़ो यार, बस इससे तो बेहतर है मौत आ जाए। अभी एक बार कहा जाए अच्छा ये गोली खा लो, इससे मौत आ जाएगी, तो कहेंगे नहीं 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 खानी, लेकिन कहेंगे 10 दफ़ा मौत आ जाए। ठीक है ना, मजाक बनाया हुआ। तो ये चीज़ें नहीं चल सकती। इसलिए मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आप जिस जगह पर हैं, जिस स्टेज पर हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जिस फैमिली में हैं, आपने अपने आप को उस जगह पे रेलिवेंट करना है। हम आपसे कोई बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहे। हमने आपसे एक्सपेक्टेशन वो जोड़ी है जो आपके सिस्टम के अंदर रहते हुए आपके पास स्पेस है। ठीक है ना, अगर आपके पास घर 5 मरले का है तो उसको ही साफ सुथरा रखना। आपने आपको 5 कनाल की कोठी की बात नहीं की जा रही। आपके पास जितनी स्पेस है आपने उसको इतना स्मार्ट कर देना है कि चीजें लगे कि यार कितना रेलिवेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहता हूं, ये चाबी आपके अपने हाथ में है। ये जो हम मातम करते हैं ना, उसने में हमें बर्बाद कर दिया, फला ने बर्बाद कर दिया, फला ने बर्बाद कर दिया, इसका मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते। आपके पास कुंजी है, कुंजी, उसको खोलना सीखें, उसको घुमाना सीखें, उसको इस्तेमाल करना सीखें, उसको बार बार तजर्बों में लेके जाएं, एक्सपेरिमेंट करें और उस एक्सपेरिमेंट की बेसिस के ऊपर नए ऑप्शंस को तलाश करें। एक अच्छा कामयाब इंसान क्या होता है? वो नए ऑप्शंस को तलाश करता है। और एक नाकाम इंसान कौन होता है? जिस जगह खड़ा है ना, वहीं खड़ा है, नई चीजें नहीं निकालेगा। अब डिपार्टमेंटल स्टोर का ज़माना है, ये याद रखिएगा कि जिस दुकान पे जाऊं वहाँ हर चीज़ मिल जाए, गोश्त भी वहाँ से मिले, सब्ज़ी भी वहाँ से मिले, फला भी वहाँ से मिले। जैसे ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आप जाते हैं तो हर चीज़ वहाँ मिल जाती है। कि डिपार्टमेंटल लाइफ स्टाइल है। तो अब आपके कैरियर में भी डिपार्टमेंटल चाहिए हमें, आपको हर काम आना चाहिए सर। अब आपको असिस्टेंट नहीं मिलेगा। आपकी शादी हुई है तो कोई आपको आप एक जाके मुलाजमा नहीं देगा कि जनाब आपके खाने ये पकाइए, आप नहीं पकाने हैं। जब बहुत अमीर घरों में हो जाए तो चले एक मान लेते हैं तब, लेकिन नॉर्मल फैमिलीज जो हैं वहाँ आपको खुद पकाने हैं, आपको ही काम करना है, आपको ही जॉब करनी है, आपको ही पैसे निकालने हैं, आपको ही पैसे जनरेट करने हैं। तो ये डिपेंडेंट से अपने आप को बाहर निकालें। बाहर के लोग क्यों कामयाब है नौजवान, कभी एनालिसिस करें। वो छोटी उम्र में पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। उनके माँ बाप 18 साल की उम्र में बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं, गो आउट फ्रॉम दिस होम, अब जाओ अपना कुछ करना चाहते हो करो, आगे मिल लिया करो जब दिल करता है। वो जाता है अपनी हॉस्टल लाइफ लेता है, कमरा रेंट पे लेता है, ठीक है, कहीं पेट्रोल पंप पे लग जाता है, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे लग जाता है, कहीं पढ़ना शुरू कर देता है, फिर पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर अपनी पढ़ाई फीस कर देता है, फिर पैसे आते हैं, फिर शुरू कर देता है, जाओ एक्सपोजर लो। लड़की को भी निकाल देते हैं। वो कहते हैं, यूरोप वाले कहते हैं हम तो 18 लेस बच्चों के सपोर्ट के ज़ामिन है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ 35 साल 36 साल 40 साल का नौजवान लड़का लड़की जो है वो जाके माँ बाप को कहते हैं 200 रुपये दे दे, हमने जाना है यूनिवर्सिटी। क्यों नहीं आप ट्यूशन्स कर सकते? क्यों नहीं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते? क्यों नहीं आप ऐसे छोटे छोटे काम जो आज की कंप्यूटर की दुनिया से निकल रहे हैं क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं अपने लिए पैसे जनरेट करना चाहते? और अगर माँ बाप आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं तो वो आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं। माँ बाप को बच्चियों को डिपेंडेंट नहीं करना, इंडिपेंडेंट करना है। बाप ने अपनी बच्ची को डिपेंडेंट नहीं करना, इंडिपेंडेंट करना है। उसको घर से निकाले, जाए वो अकेले एक दफ़ा, उसका फियर ख़त्म करें पहले। ये नहीं हर दफ़ा उंगली पकड़ के चला के लेके जाना है आपने लोगों का। 22-22 साल की उम्रें हो गई हैं तो वो बच्चों को जनाब साथ एक जाएगा छोड़ने के लिए। जाए अकेले, निकले अकेले। सोसाइटी में अच्छे हैं हालात, बुरे हालात हैं, जैसे भी हैं उसमें से आपने रास्ता निकालना है। अभी कौन से इतने अच्छे हालात हैं जो आप घर से बाहर निकले हुए? तरह तरह की परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ती हैं, लड़कों को करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ नौइयत की लड़कियों को करनी पड़ती है, मुख्तलिफ नौइयत की। लेकिन मुकाबला कर रहे हैं ना आप लोग, उन्हीं हालात में रह के कर रहे हैं ना, पेरेंट्स भी कर रहे हैं। तो इसी के अंदर अपने आप को इतना रेलिवेंट कर दें कि वो कहता है देखो यार ये तो खुद अकेला फाइट कर सकता है, ये तो अकेली फाइट कर सकती है,
ठीक है, ये तो खुद इंडिपेंडेंट होने की कोशिश है, ये तो खुद जो है अपने लिए रास्ता निकालने की कोशिश करता है। कई लड़कियों को मैं जानता हूँ, कई लड़कों को जानता हूँ, अपनी फीसें खुद निकालते हैं, खुद जमा कराते हैं, पीछे से कोई फीसें नहीं आती घर से। तो ये होगा कब? जब आपको स्किल आएगी। जब आपको स्किल आएगी, आप 4 घंटे का काम करना शुरू कर देंगे, 3-4 घंटे का काम करें प्राइवेटली, तो आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, कोई असाइनमेंट तैयार करवाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरी यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ बच्चे जो हैं उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ अपना, वो जो BS की और MS की, MSc की जो होते थे ना थीसिस, वो बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। उनका आप हमसे बनाया करें, इतने पैसे दिया करें। तो 4 लायक बच्चे जो हैं उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। वो 4 नालायक जो नहीं करना चाहते थे, उनके थीसिस बना के देते थे, तो पैसे देते थे, पैसे लेते थे। लोगों ने तो बेतहाशा काम ढूंढ लिए सर, छोटे छोटे उन्होंने अपने लिए ऑप्शंस तलाश कर लिए। तो आपको भी तलाश करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी ठीक है, जब तक माँ बाप कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उनका भी तो बोझ कहीं ना कहीं आपने हल्का करना है ना। कहीं से खुद से जनरेट करके आपने चीज़ों को करना ही नहीं करना। और अब तो दुनिया बदल रही है। अब देखिए, मैं अभी आ रहा था तो आते आते मैंने रास्ते में 5 से 6 लड़कियों को देखा है मोटर बाइक को स्कूटी चलाते हुए। दुनिया बदल रही है, चिंचियों से निकले बाहर। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों पे इत्मीनान करें, स्कूटियाँ दें उनको, लेके चलाएं। वो इस चिंची से बहुत लाख दर्जे बेहतर सवारी है, आपकी अपनी है, इंडिपेंडेंट है, कोई हैरेसमेंट नहीं है उसके अंदर। एक शुरू का खौफ होता है ना, शुरू में तो बच्चियाँ साइकिल चलाएंगी तब भी खौफ आएगा। अब देखिए ना, मैं भी ये क्या सोच रहा था कि औरतें गाड़ी चलाएं तो सब अच्छा है, कोई माइंड नहीं करता। औरतें मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दें तो आपको बड़ा एतराज़ होता है, ये क्या बकवास है भाई, वो भी ट्रांसपोर्ट है, वो भी ट्रांसपोर्ट। आज वो मोटरसाइकिल चलाएगी, कल गाड़ी भी चलाएगी। लेकिन लाइफ को आसान कर दें, सीखें सब चीज़ों को, तभी आप रेलिवेंट होंगे। आपको कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बस का इंतज़ार नहीं करना, आपको किसी चिंची में लाइनें नहीं लगना। अपना मोटर स्कूटी है तो निकाल के ले जाए। तो ये चीज़ें आप अपने आप को इतना रेलिवेंट कर दें कि लोग आपको इग्नोर ना कर सकें। तरक्की आपके अपने हाथ में है, कुंजी उसकी आपके अपने हाथ में है, एटीट्यूड आपके अपने हैं, बिहेवियर आपके अपने हैं, नॉलेज को इम्प्रूव करना आपके अपने हाथ में है, स्किल को सीखना आपके अपने हाथ में है कि कौन सी स्किल सीखनी है जिसका मुझे फ़ायदा होगा कल, वो आपने करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरा आपको सपोर्ट कर सकता है, अगर अच्छा दोस्त है वो आपको सपोर्ट करेगा, नहीं तुम्हें करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आई एम विद यू, आई विल सपोर्ट यू, मैं फलां करता हूँ, मैं तुम्हें करूँगा, ये करूँगा, तुम सीख लेना, पूछ लेना, सपोर्ट करने के लिए मिल जाएंगे लोग। लेकिन कोई मुस्तकिल आपका हाथ पकड़ के नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। और अगर चलेगा तो उसमें एक्सप्लॉइटेशन के पहलू ज़्यादा हैं, फिर वो आपको एक्सप्लॉइट भी करेगा। क्योंकि जब आप किसी के डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आपको उनके डिक्टेशन तो मानना पड़ेगा ना। जो मुझे रोज़ाना खाना खिलाता है वो मुझे एक्सप्लॉइट तो करेगा ना, अपने एजेंडे पे भी लेके जाएगा, क्योंकि मैं खाना खाता हूँ उससे रोज़। तो इतना ना अपने आप को डिपेंडेंट कर दें कि वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें। अपने लिए रास्ते आपने तलाश करने हैं। उस रास्ते के चुनाव के बारे में जो 4-5 ऑप्शन आ जाएं, वो आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, वो उस पर बहस हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उंगली पकड़ के बैठ जाएं और कहें जी कि बस रास्ता खुद ही खुद मिल जाएगा, कोई ऊपर से कोई चीज़ फेंकी जाएगी वो आपको मिल जाएगी, अचानक कोई लॉटरी निकल आएगी, अचानक कोई जो है ना वो हमारे लिए फलां जादू चलेगा। वो किसी के लिए चलता होगा, हर एक के लिए नहीं चलता। हम सब लोग अपनी अपनी स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँचे हुए लोग हैं, ठीक है ना। आप जितनी मर्ज़ी दुआएं मांग लें, जितनी मर्ज़ी अपना खुशू सजू में चले जाए, जितनी मर्ज़ी जो है ना रात की नमाज़ें पढ़ लें, सबक याद ना करें, सुबह इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, जाए लिख लें आप। अल्लाह मियाँ ने ऊपर से आके तो पेपर नहीं लिखना, वो आपने लिखना है। तो आप मेहनत करेंगे, उसमें अल्लाह ताला अपना हिस्सा डालेगा। आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो सिर्फ अल्लाह की दुआ से तो नहीं मसला होने वाला ना। वो कहता है अच्छा सेहत होनी चाहिए, हम 24 घंटे दुआएं मांगते थे, अल्लाह मियाँ हमें सेहत दे, अल्लाह में सेहत दे। सेहत वाली हरकतें हमारी हैं नहीं, खाते पीते गलत हैं, चलते फिरते कोई नहीं है, वॉक कोई नहीं करते, एक्सरसाइज कोई नहीं करते, दुआएं मांगते रहते हैं सेहत दे दे। सेहत तो एक बॉडी है सर, उसने अपने एक फंक्शन में काम करना है, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आपको करनी है इंप्रूवमेंट के लिए वो आपको करनी पड़ेंगी। तो मैं ये यहाँ पे अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। कोई सवाल हो तो आपके साथ हाजिर हूँ कि हमने अपने आप को रेलिवेंट करना है। ये डिबेट आपके अपने अंदर होनी चाहिए, ये जज्बातियत, ये शौक़, ये लगन, हाँ, ये जद्दोजहद, ये उमंग,
ये अपने अंदर पैदा करें कि मैंने अपने आप को समाज में रेलिवेंट करना है। और जब आप रेलिवेंट करेंगे तो कोई भी बंदा आपको इग्नोर नहीं कर सकता। इग्नोर उस वक्त वो करेंगे जब आप उनके लिए इररेलेवेंट हो जाएंगे। आपके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, आपके मिलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसी कैफियत से बाहर निकलें, मंजिलें आसान हो जाएंगी, काम आसान हो जाएगा, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की पोजीशन में आ सकते हैं। अब कुछ सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू जी। कोई कमेंट, कोई सवाल ऐसी आपके जहन में हो कि इसके लिए क्या करना चाहिए? जी शाबाश। सर, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फर्क है? हाँ, आप में से कोई बताएगा कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क होता है? अगर किसी को सही तरह से थोड़ा बहुत इदराक है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है? जी बेटा। देखिए, इंफॉर्मेशन जो है ना वो फर्स्ट लाइन न्यूज़ है। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं ना, तो अखबार की इंफॉर्मेशन को देखते हैं, फिर आप उस हेडलाइन के अंदर जाके डिटेल पढ़ना शुरू कर दें तो वो नॉलेज है। आपने फिल्म की ट्रेलर देखा है, वो इंफॉर्मेशन है। फिल्म देख लेंगे पूरी, वो उसका नॉलेज है। ठीक है, आपने किताब की समरी पढ़ी है, जब किताब पूरी पढ़ लेंगे तो वो नॉलेज है। हाँ, और नॉलेज कैसे बनता है? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, वो जो 5 काफ लगाने पड़ते हैं ना, उससे बनता है नॉलेज। जब आप डिटेल में जाके पोस्टमार्टम करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो फिर आपका नॉलेज बढ़ता है ना। खाना पकाना, इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। नॉलेज ये है कि जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, पकाएंगे, तो पता चलेगा गलत पक गया है, कहाँ गलती हुई है पता चलेगा। ठीक है ना। तो किसी भी इंफॉर्मेशन की डेप्थ में जाना, जैसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, FIR क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आपकी शिकायत के ऊपर मैंने FIR काट ली है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सच हो, हमने काटी है। अब हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके नॉलेज में जा रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि जी दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, फिर उससे एक एनालिसिस ड्रॉ करते हैं। तो जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन होती है वो आप उस पर खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन उस पर कोई खड़े होकर परफेक्ट गुफ्तगू नहीं कर सकते लंबे अरसे के लिए, जब तक कि उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक आपके पास नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा। तो इसलिए लोग कहते हैं कि नॉलेज, हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर नॉलेज हासिल कर, इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं, डेप्थ में नहीं जाते, चीज़ों के बारे में नॉलेज में नहीं जाते। तो इसलिए नॉलेज की तरफ सफ़र इंफॉर्मेशन से, देखिए ना, मैंने एक इन्फॉर्मेशन ली है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है, अब मेरे अंदर एक, जिसे कहते हैं, उमंग आ गई कि यार इसको जाके डिटेल देखूं, तो वो आपको नॉलेज की तरफ लेके जाएगी। तो सफ़र, जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन से शुरू होगा, नॉलेज पे जाएगा, नॉलेज आपको स्किल की तरफ लेके आएगी, स्किल आपको एटीट्यूड एंड बिहेवियर की तरफ लेके आएगी, और वहाँ से वो ट्रांसफॉर्मेशन का जो अमल है, एक्शन जो है, वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में ये बुनियादी फ़र्क है कि जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसको हम नॉलेज कहेंगे, जो बेस लाइन चंद लाइनों पे मुश्तमिल है उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। जी शाबाश। और कोई सवाल? जी बेटा। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? मिसाल के तौर पे मैं किसी को पसंद नहीं करता, एग्जाम्पल बताता हूँ, या मैं उनके सामने अपने आप को रेलिवेंट करना ही नहीं चाहता, तो ये तो चॉइस आपकी है ना। लेकिन अगर चॉइस ये है कि मैं अपने आप को रेलिवेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा ना। तो वो परफॉर्म करेंगे तो आप रेलिवेंट होंगे ना, वरना आप इररेलेवेंट है। वो आपकी अपनी चॉइस का फैसला है कि आपने सोचा कि मैंने इनके साथ अपने आप को जोड़ना ही नहीं है, उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। समटाइम हम अपने आप को जोड़ते हैं, फिर किसी स्टेज पे वापस भी आ जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, ये बंदा ठीक नहीं है,
ठीक है ना, फिर वो आप अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं, अपने आप को रिविजिट कर लेते हैं, आप वापसी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ ये है, मैं आपसे कहता हूँ मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, या कोई बंदा आपसे कहता है आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपका दिल करता है कि नहीं नहीं मैं तो इसको नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है, आप ना करें, लेकिन रिस्पेक्ट में तो कमी नहीं आनी चाहिए ना, रिस्पेक्ट तो मेंटेन रहनी चाहिए ना। वो जो रिस्पेक्ट है वो आपको रेलिवेंट कर देगी, यार बंदा अच्छा है, बंदी अच्छी है। तो अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएं जहां हेटेड पहलू ना निकले, जहां आप, मैंने आपको कहा कंफर्ट जोन जहां बनेंगे वहां आप अपने लिए रास्ता खुद तलाश करेंगे। लेकिन आपका दिल जिस चीज़ को करता है आप उसके लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलेशनशिप्स जो हैं, चाहे वो कोलीग्स की शक्ल में है, फैमिली की शक्ल में है, बहन भाइयों की शक्ल में है, दोस्तों की शक्ल में है, ये सारा चलता उसी सूरत में जब आपको कहीं से कंफर्ट जोन्स मिलने शुरू होते हैं तो आप आगे जाते हैं, और जहाँ नहीं मिलते हैं तो वहाँ वाली बात है, आप आसानी से अपने आप को बाईपास कर जाए, वहाँ से आप पास ऑन करें और लेफ़्ट कर दें, निकल जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं है। यानी ये आप पे पाबंदी नहीं है कि आपने मेरी बात के ऊपर अमल करना है, या जैसे मैं चाहता हूँ वैसे आपको करना चाहिए, ये पाबंदी नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस भी है। इसी तरह से जो आपकी चॉइस है, हो सकता है मेरी चॉइस ना हो, तो मुझे भी उतना ही हक होगा जितना आपको ये हक है। तो ये तो एक लोगों की पर्सनल उसके साथ होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ में आपको रेलिवेंट तो करना पड़ेगा ना। आप मेरे साथ काम ना करें, लेकिन मुझे इतना पता होगा कि ये प्रोफेशनली साउंड है, इसका अगर ये मेरे साथ होता या होती तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने लिए काम निकाल सकते थे। तो अपने आप को वहाँ खड़ा करें कि लोग आपको इग्नोर ना करें, मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ये है। जी शाबाश। सारी बात समझ आ गई है, हैं? चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, टेक केयर।